हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहाँ पर मौज में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एफएम की आरटीपी जैन 26 के लिए। बहुत सिंपल आरटीपी है, आसान है, आराम से करते हैं। देखिए जी, पहला क्वेश्चन है केस सिनेरियो का। वर्किंग कैपिटल का सीधा सीधा क्वेश्चन है। यहाँ तो ये अपना कहानी वहानी सुनाते रहते हैं, मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट आता हूँ। और मैंने एक तरफ क्वेश्चन रख लिए हैं और एक तरफ इसके आंसर रख लिए हैं। आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो एनुअल सेल थी वो 48 लाख थी। 3 महीने का हम डेटर्स को क्रेडिट दे रहे हैं। इसके बाद में इन्होंने कहानी सुनाई है मटेरियल की। 12 लाख रुपए का मटेरियल लिया। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, मटेरियल 12 लाख रुपए। 2 महीने का क्रेडिट दिया जाता है। लो जी, 2 मंथ का क्रेडिट है तो यहाँ पर हमारे क्रेडिटर भी मैं साथ में लिख देता हूँ। 2 मंथ के हो गए, 2/12, 2 लाख रुपए के हो गए। इसके बाद में वेजेज आ गई 960, 1 महीने का उधार है। मटेरियल के बाद आ गई लेबर 9.6 लाख। और क्रेडिटर के साथ में आ गई आउटस्टैंडिंग वेजेज। 1 मंथ का उधार है तो 12 8 960, 80,000 रुपये हो गई। इसके बाद में जी कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 12 लाख रुपए। कैश कॉस्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन। 1 महीने में सेटल होंगे तो यहाँ पर आ गए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 12 लाख रुपए के। 1 महीने में सेटल होंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए 1 लाख रुपए के। ठीक है जी, साथ के साथ निकालते जा रहा हूँ दोनों, ठीक है। एडमिन एक्सपेंस 360 है, 120 सेल प्रमोशन है। तो ये हमारा आ गया COP और COGS, जो भी आप इसे बोलना चाहें, कैश में। तो ये हो गया 12 12 24 प्लस 9.6, 33.6 लाख। ओके जी। इसके बाद एडमिन और सेल आ गए 360 और 120। एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 120 एंड 3, अच्छा 360 एंड 120, 360 और 120। ये हो गया जी 33.6 प्लस 3.6 प्लस 1.2, 38.4 लाख हो गई कैश कॉस्ट ऑफ सेल। यहीं तक बनाना होता है हमें कैश कॉस्ट में, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। एडमिन एक्सपेंस 1 महीने के उधार हैं तो आउटस्टैंडिंग एडमिन एक्सपेंस 1 महीने के उधार हैं। 3/7 / 12, 30,000 के ये हो गए। और सेल प्रमोशन एक्सपेंस आपके 120 हैं, पेड मंथली इन एडवांस। 1 महीने के एडवांस चलेंगे तो 10,000 एडवांस चलेंगे। तो ये तो हमारी करंट लाइबिलिटी चल रही है। यहाँ करंट एसेट्स लिख देता हूँ। करंट एसेट्स में आपके हो गए प्रीपेड सेल प्रमोशन 1 महीने के 10,000 रुपये। ठीक है जी। इसके बाद में क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंपनी सेल प्रोडक्ट एट GP 20%। ये इरेलीवेंट रहता है, कोई इसका रोल नहीं है। क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि कैश कॉस्ट बेसिस पे करेंगे तो कोई रेलिवेंस नहीं रहेगा इसका। इट ऑल्सो मेंटेन 2 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड 2 मंथ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। 2 महीने का रॉ मटेरियल का, 2 महीने का फिनिश गुड्स का। तो रॉ मटेरियल का आ जाएगा 12 लाख रुपए का 2 मंथ। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक 12 लाख का 2 मंथ हो गया 2 लाख रुपए। और फिनिश्ड गुड्स का कितना रखा है इन्होंने स्टॉक? फिनिश गुड्स का भी 2 मंथ, ठीक है। फिनिश गुड्स का 2 मंथ का है तो फिनिश गुड्स आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे 33.6, 2/12, 2 महीने का ये आ गया 5.6 लाख। WIP इस क्वेश्चन में इग्नोर किया जाता है हमेशा, नॉर्मल क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल वाला। आगे कह रहे हैं दिस आगे वर्किंग कैपिटल कैश कॉस्ट पे है। मिनिमम कैश बैलेंस 1 लाख रुपए रखना है, ठीक है। ओके जी, 1 लाख रुपए का कैश बैलेंस आ गया। कैश 1 लाख रुपए। डेटर 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 को कितना उधार देते हैं तो पहले ही बता दिया, 3 महीने का उधार डेटर्स को देते थे, कस्टमर्स को। तो डेटर आपके आएंगे यहाँ पर टोटल कॉस्ट पर 38.4। 3 महीने का उधार है, 9.6 लाख के आ गए डेटर। डेटर 9.6 लाख। ओके जी। अब हमसे क्या क्या पूछ रहा है आगे, ठीक है। कह रहा है ग्रोस वर्किंग कैपिटल बताओ। इसमें ग्रोस वर्किंग कैपिटल यानी सिर्फ करंट एसेट्स बतानी है। फिर कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैश कॉस्ट बेसिस पे आपको बतानी है। 15% मार्जिन ले लेना, तो वर्किंग कैपिटल निकाल के उसमें 15% जोड़ देंगे अभी। फिर कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग 15% मार्जिन करंट रेशो क्या है। तो अगर इस मार्जिन को छोड़ें तो CA डिवाइडेड बाई CL कितना है?
और फिर कह रहे हैं क्विक रेशो कितना है, और वही मार्जिन 15% वाला जो लास्ट में ले रहे हैं वो मत लेना। तो क्विक रेशो में हम क्विक एसेट्स, जिसमें हम प्रीपेड और स्टॉक को इग्नोर कर देंगे, डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो कह रहे हैं कैश कॉस्ट ऑफ सेल से, तो ऊपर कैश कॉस्ट ऑफ सेल ले लेंगे और डिनोमिनेटर में ले लेंगे वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, आ जाइए। अब हमारे पास में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जोड़ लेते हैं। करंट एसेट्स हो गई 2 प्लस 5.6 प्लस 1 प्लस 0.1 प्लस 9.6, 18.3 लाख की हो गई करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज हो गई 2 प्लस 1.8 प्लस 0.3, 4.1 लाख की हो गई करंट लायबिलिटीज। अगर सी ए माइनस सी एल करूँ तो हमारे पास हो गया 14.2 लाख। अब इसमें 15% मार्जिन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग मार्जिन, ये हो जाएगी वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग मार्जिन। तो 14.2 का 15% हो गया 2.13, और इसको जोड़ने के बाद हो गई 16.33 लाख। ठीक है जी, ये हमारे पास पूरा निकल के आ गया। अब जो भी पूछते जा रहे हो बता देंगे। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितनी है, यानी करंट एसेट्स कितनी है, 18.3 लाख है जी। यहाँ पर हो गया 18.3 लाख, सी ठीक। फिर कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 15% मार्जिन रख के, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 16.33 होगी। ये आ गई जी 16.33। तो पहले का सी दूसरे का ए आ गया, पहले का सी आ गया दूसरे का ए आ गया। ठीक है जी। इसके बाद में कह रहे हैं आपको मार्जिन को हटा के करंट रेशो बताना है। तो मार्जिन को हटा के करंट रेशो बताना है तो 18.3 डिवाइड बाई 4.1, 18.3 डिवाइड बाई 4.1, ये हो गया 4.4634, 4.4634 ये आ गया पहले का, ए आ गया 4.46। इसके बाद में कह रहे हैं क्विक रेशो कितना है, मार्जिन हटा के बताना। तो क्विक रेशो के अंदर करंट लायबिलिटीज तो ऐसी की ऐसी रहेंगी, करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड हटाना है, तो ये दोनों स्टॉक हट जाएंगे, कैश बैलेंस रहेगा, डेट रहेंगे, प्रीपेड हट जाएगा। तो हमारे पास ये सब हटाएंगे तो ये 1 और ये 9.6, 10.6 लाख की क्विक एसेट्स हो गई। 10.6 डिवाइड बाई 4.1 की करंट लायबिलिटीज, 10.6 डिवाइड बाई 4.1, ये हो गया जी 2.5853, 2.5853, 2.5853, तो ये 2.59 वाला आ गया। तो ए और सी, 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 इसका ए आ गया, इसका सी आ गया। ठीक है जी। इसके बाद में लास्ट में कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालो कॉस्ट ऑफ सेल से। तो यहां पर ये नहीं बोला कि 15% मार्जिन हटा के निकालना है, तो यानी इंक्लूडिंग मार्जिन होगा, वरना तो हर जगह एक्सक्लूडिंग बोल रहे हैं ना, सब जगह बोल रहे थे कि एक्सक्लूडिंग करो। जहां एक्सक्लूडिंग नहीं बोला इसका मतलब इंक्लूडिंग होगा। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो आ गई थी 38.4 लाख, और वर्किंग कैपिटल हमारे पास हो गई 16.33 लाख। 38.4 डिवाइड बाई 16.33, ये हो गया 2.3515, 2.3515 लास्ट वाले का 2.3515। इसके अंदर कहीं पे भी ये आंसर नहीं आ रहा, आ जाओ। तो यहां पर इन्होंने ले लिया 3840 और वर्किंग कैपिटल ली है एक्सक्लूडिंग मार्जिन। तो एक बच्चों का डाउट ये था, तो मैं क्लियर बता दूं, यहां पर इनको 16.33 लाख लेना चाहिए था। अगर आपको एक्सक्लूडिंग मार्जिन लिखना है तो आपको क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल, और वर्किंग कैपिटल में लिखना चाहिए था एक्सक्लूडिंग 15% मार्जिन। तो ये क्वेश्चन में गलती है, एरर 1। जहां जहां एरर आती जाएंगी मैं बताता जाऊंगा। तो या तो ये इसमें एक्सक्लूडिंग 15% लिखें, और अगर यहां पर एक्सक्लूडिंग 15% नहीं लिखा तो फिर इंक्लूडिंग से निकालना चाहिए, फिर 16.33 से निकलेगा, एग्जाम के लिए ध्यान रखना। तो 2.35 इसका सही आंसर आएगा, 2.3, 2.35 ये इसका सही आंसर आएगा। और अगर एक्सक्लूडिंग मार्जिन लिख देते फिर इसका 2.7 आ जाता, कैसे आता वो भी बता देता हूं। फिर ये हो जाता 38.4 लाख डिवाइडेड बाई एक्सक्लूडिंग मार्जिन वाला उठाते 14.2 लाख इक्व टू 38.4 डिवाइड बाई 14.2, ये आ जाता 2.7042। तो 2.7 तब सही आंसर हो जाता अगर ये चीज इसमें मेंशन होती तो ये एक एरर है। आ जाइए, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। प्लीज कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। जी बिल्कुल कंसीडर कर लेते हैं। एबीसी 3 प्रोजेक्ट दिए हैं, एनपीवी दिया है इनका 15, 20 एंड 25,000।
उसके बाद आई यानी इन्वेस्टमेंट दिया है 60, 100 एंड 150,000। ठीक है जी। क्वेश्चन कह रहा है एनपीवी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट, तो हमें पता है। कह रहे हैं पीआई का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, तो ये भी हमें पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इसकी जगह पीआई का एक और फॉर्मूला होता है 1 + एनपीवी डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि अब हमने ये सारी कहानी आपको बता दी, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। 4 स्टेटमेंट दे दिए, तो इन्होंने कहा है कि पीआई के बेसिस पर और एनपीवी के बेसिस पर हम किसे चुनेंगे। तो एनपीवी के बेसिस पे हम किसे चुनेंगे, जिसका एनपीवी हाईएस्ट है। तो सी को चुना जाएगा एनपीवी के बेसिस पर। तो देखते हैं ये बात लिखी हुई है या नहीं। तो जी, सी को चुना जाएगा पीआई के बेसिस पर, गलत है। सी को एनपीवी के बेसिस पे चुना जाएगा, तो ये कमेंट तो ठीक नहीं है, सी वाला गलत है। अब जरा पीआई के बेसिस पे देखते हैं, तो पीआई कैसे निकलेगा। जैसे इसका एनपीवी है 15/60, तो 15/60 हो गए 1.25। दूसरे वाले का आएगा 1 + 20/100, तो ये हो गया 1.2। और तीसरे वाले का आएगा 1 + 25/150, ये हो गया 25/150, 1.16। तो पीआई के बेसिस पे लिया जाएगा पहले वाला, ए का पीआई सबसे ज्यादा है। अब देखते हैं ए के लिए लिखा है क्या। तो ए रिकमेंडेड बेस्ड ऑन पीआई क्राइटेरिया, ये लाइन सही है, तो सेंटेंस 1 सही है, बाकी सारे गलती होंगे। तो 1 ठीक है, तो जी ए वाला हमारा ठीक है। ओके जी। अगला क्वेश्चन, एज पर ड्यू पॉइंट एनालिसिस आरओआई का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाई टोटल एसेट टर्नओवर रेशो मल्टीप्लाई बाई इक्विटी मल्टीप्लायर। तो इक्विटी मल्टीप्लायर में होता है इक्विटी डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स। यही इन्होंने यहां पर पूछा है कि एक्स वाई क्या प्रेजेंट करते हैं। तो एक्स वाई प्रेजेंट करते हैं आपके पास में टोटल एसेट डिवाइडेड बाई इक्विटी। मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है, टोटल एसेट डिवाइड बाई इक्विटी। तो यहां पर हमारे पास टोटल एसेट डिवाइडेड बाई इक्विटी, ये सही आ जाएगा। पूरा जो फॉर्मूला होता है वो इनका होता है, प्रॉफिट ले लेंगे हम ईएटी डिवाइड बाई सेल्स, फिर दूसरा लेंगे टोटल एसेट टर्नओवर, तो सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स। इसके बाद में हम लेते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर, टोटल एसेट डिवाइडेड बाई इक्विटी। तो सेल से सेल कट जाती है, टोटल एसेट से टोटल एसेट, और ईएटी डिवाइड बाई इक्विटी आ जाता है, जो रिटर्न और इक्विटी का फॉर्मूला है। तो टोटल एसेट डिवाइडेड बाई इक्विटी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर है सी। तो थर्ड वाले का आ गया आंसर सी। ठीक है जी। इसके बाद में आ जाते हैं फोर्थ पर। आ जाओ भैया फोर्थ। इफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 5/4, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट और ईबीटी, अगर प्रीफरेंस शेयर्स ना हो तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी, ये हमारी फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है, जिसका आंसर आ रहा है 5/4। इसका मतलब अगर ईबीआईटी 5 है तो ईबीटी 4 है। ओके, यानी कि मान लो ये 5 लाख है, तो फिर ये 4 लाख है, तभी 5/4 आ रहा है। वो 5 करोड़ है तो वो 4 करोड़ है। बीच में आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट, इसका मतलब इंटरेस्ट 1 माइनस हुआ होगा। अब कह रहे हैं आपको बताना है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाई आई। तो ईबीआईटी हमारे पास 5 है, आई हमारे पास इंटरेस्ट आ चुका है 1, तो इसका आंसर आ गया इंटरेस्ट कवरेज रेशो 5। तो इसका आंसर ए ठीक है। ओके, तो ये आ गया ए ठीक है इसका 5। ओके, अगला क्वेश्चन रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन है। एबीसी इंडस्ट्री एक लिस्टेड कंपनी है। ये क्वेश्चन बेसिकली एक जो एफएम की अलग बुक्स होती हैं, अदर बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर लंबी चौड़ी कहानी सुनाई गई है खूब सारे रेशो निकालने के लिए। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, नॉट फॉर एग्जाम। देखो हर आरटीपी एमटीपी में ना आईसीआई कुछ ना कुछ एक दो चीजें डालता है जिससे आईसीआई की अपनी भी इज्जत बची रहे। तो ये नॉट फॉर एग्जाम है। ये अगर एग्जाम में आएगा तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, और 20 नंबर का कोई क्वेश्चन आईसीआई के पास पेपर में पूछने के लिए नहीं होता। 10 नंबर मैक्सिमम होते हैं एफएम के अंदर। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास जो काम की चीज है कि कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है। ठीक है जी। तो 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। कंपनी का शेयर बाजार में बिक रहा है 20% प्रीमियम पर। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 10 रुपए प्लस 20% प्रीमियम 12 रुपए चल रहा है। ठीक है जी। इनकम टैक्स का रेट 50% है। कह रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ 24-25 कंपनी वेंट फॉर रीऑर्गेनाइजेशन कैपिटल स्ट्रक्चर विद शेयर कैपिटल रिमेनिंग द
सेम एज फॉलो। तो शेयर कैपिटल इनकी 40% रहेगी, इनको शेयर कैपिटल नहीं, इनको लिखना चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में तो प्रीफरेंस शेयर्स ही आते हैं, तो इन्होंने यहां पर क्या करा है, लिख दिया शेयर कैपिटल, उसके नीचे लिख दिया प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। तो मेरे भाई शेयर कैपिटल के अंदर तो इक्विटी और प्रीफरेंस दोनों ही कवर होते हैं, तो यहां पर आपको लिखना चाहिए कि ये इक्विटी शेयर है। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, जहां जहां जो गड़बड़ी है वो मैं क्लैरिफाई करता जाऊंगा आपको। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 40% रहेगी। ये बुक वैल्यू पे बेस्ड होता है सारा का सारा, जो हमारी बैलेंस शीट है, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो बैलेंस शीट बुक वैल्यू पर बनी हुई होती है। मैं यहां पर आपको बैलेंस शीट इसकी बना के दे देता हूं। बैलेंस शीट आ जाओ जी। तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए है, जो इसकी फेस वैल्यू है वही लिखेंगे हम, जो इसकी बुक आपकी फेस वैल्यू आ गई। अब कह रहे हैं ये शेयर कैपिटल ओवरऑल फंड्स का, कैपिटल स्ट्रक्चर का 40% है। तो बताइए अगर 10 लाख 40% हिस्सा है, तो ओवरऑल फंडिंग 25 लाख रुपए की है। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट का जो टोटल है वो 25 लाख होगा। जितना लाइबिलिटीज का होगा उतना ही एसेट साइड का भी होगा, तो 25 लाख रुपए हो गया टोटल। फिर कह रहे हैं प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 12% के रेट से ओवरऑल 10% कैपिटल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो 25 लाख का 10% हो गया 2.5 लाख रुपए। ये हमारी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हो गई, 12% इसका रेट है। इसके बाद कह रहे हैं अदर शेयर होल्डर फंड। अदर शेयर होल्डर फंड में आते हैं जैसे कि हमारी जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, P&L का क्रेडिट बैलेंस, वो सब कवर हो जाते हैं, तो वो 15% है। तो 15% हो गया 25 लाख का 3.75 लाख। ये हो गया अदर शेयर होल्डर फंड। ठीक है जी, ये रिटेन्ड अर्निंग या P&L का क्रेडिट बैलेंस, ये सारी चीजें आएंगी। 15% के हिसाब से टर्म लोन है, 10% हिस्सा रखेगा। 15% टर्म लोन, 25 लाख का 10% हो गया 2.5 लाख रुपए। और करंट लाइबिलिटीज 25% होंगी, बाकी आ गई हमारे पास करंट लाइबिलिटीज 25 लाख का 25%, 6.25 लाख। ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है जी, ये हमने कैपिटल स्ट्रक्चर बना लिया। कह रहे हैं टर्म लोन 5 इंस्टॉलमेंट में पे होगा, जो 31 मार्च से स्टार्ट होगी पहली इंस्टॉलमेंट। अच्छा, ये मानकर चल रहे हैं कि अभी हम 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में है, यानी 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 25 पर ये खत्म होगा, जबकि अब तो हम 25-26 में चल रहे हैं, तो क्वेश्चन एक साल पीछे की डेट से दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो तो कुछ भी डेट दो आप। तो 31 मार्च से इसकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी। सिंस द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज नॉट येट पेड, तो अभी तक एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी गई, इसका मतलब अभी तक 31 मार्च 2025 नहीं आया है। तो ये 24-25 की बैलेंस शीट है और 24-25 की सारी कहानी है। इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएगा, 5 इंस्टॉलमेंट में। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि टर्म लोन इज रीपेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, नहीं लिखा, तो भी हम ये मानेंगे कि भाई जितना भी लोन है वो 5 बार में पे करना है। तो भाई लोन है कितना, यहां पर लोन है 2.5 लाख रुपए का। तो एक 5 इंस्टॉलमेंट में जाना है, तो एक इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपए की बनेगी इंस्टॉलमेंट। ये प्रिंसिपल है, और प्लस इंटरेस्ट तो हर साल जो जाएगा वो जाता ही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा वो भी बता देता हूं आपको। 2.5 लाख का 15%, 2.5 लाख रुपए का 15% इंटरेस्ट हो गया 37,500। ये इंटरेस्ट हो गया फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में 2 लाख पर लगेगा, थर्ड ईयर में 1.5 लाख रुपए पर, फोर्थ ईयर में 1 लाख पर, और फिफ्थ ईयर में 50,000 पर लगेगा, फिर ये लोन खत्म हो जाएगा। कह रहे एज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक रिव्यू बाय द बैंक एंड इन ऑर्डर टू एंश्योर कंप्लायंस विद देयर इंटरनल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, द बैंक रिक्वेस्टेड टू फर्निश फाइनेंशियल साउंडनेस रिपोर्ट ड्यूली सर्टिफाइड बाय योर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर। तो हमें एक रिपोर्ट इनको बना के देनी है जिसमें कई सारे रेशो बताने हैं। जी बताइए क्या क्या रेशो बताने हैं। कह रहे हैं एस्टिमेट वेदर बिजनेस कैन पे शॉर्ट टर्म डेट, तो इसके लिए होता है हमारे पास करंट रेशो। तो हमारे को एक रेशो तो निकाल के बताना है, CA/CL, यहीं पे रेशो निकालते जाएंगे हम। दूसरा कह रहे हैं मेजर द एबिलिटी टू मीट करंट डेट इमीडिएटली। इमीडिएटली अगर करंट डेट यानी करंट लाइबिलिटीज को बोलते हैं। लॉन्ग टर्म डेट हमारे हो गए जो लॉन्ग टर्म डेट होते हैं, करंट डेट करंट लाइबिलिटीज को बोलते हैं। तो इमीडिएटली पे करने के लिए हमारे पास क्विक रेशो होता है, तो क्विक एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी, एक रेशो ये निकाल देंगे। फिर कह रहे हैं मेजर द एबिलिटी टू मीट द कमिटमेंट ऑफ वेरियस डेट सर्विस लाइक इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। तो ये जो आपके पास है डेट सर्विस रेशो, ये डेट सर्विस रेशो आ गया। तो डेट सर्विस रेशो के अंदर हमारे पास आता है DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशो। इसके अंदर आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस,
डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट प्लस जो भी आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट जा रहा है, जो भी इंस्टॉलमेंट आपकी है वो आ जाती है इसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा, डीएससीआर रेशो इन्होंने गलत लिया हुआ है। डेट सर्विस कवरेज रेशो के अंदर जो अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस आती है उसके अंदर आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें हम जोड़ देते हैं जो जो चीजें डेट से पहले हमने कमाई हैं। तो इसमें एक तो डेप्रीशिएशन कैश में गया नहीं है, ठीक है, वो जोड़ देंगे, वो तो जेब से खर्चा नहीं हुआ। प्लस इंटरेस्ट को ऐड बैक कर देंगे और ये हमारे पास चीजें आएंगी। इन्होंने क्या करा है, इसमें इंस्टॉलमेंट को भी ऐड किया है जो रॉन्ग किया हुआ है, वो अभी एरर नंबर 2 लिखवाऊंगा, जहां जहां गलती है वो बताता रहूंगा। इसके बाद में जी आपके पास मेजर द एबिलिटी टू बिजनेस मीट द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। तो इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन इंटरेस्ट कवरेज रेशो से आएगी। फिर कह रहे हैं एबिलिटी टू पे प्रीफरेंस डिविडेंड, वो प्रीफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो से आएगी। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो ईबीआईटी डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट, और आपका प्रीफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो अर्निंग फॉर प्रीफरेंस डिविडेंड ईएटी डिवाइडेड बाई प्रीफरेंस डिविडेंड। ओके जी। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहे हैं शो हाउ मेनी टाइम्स कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कवर ऑल फिक्स फाइनेंस चार्ज। तो कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कवर ऑल फिक्स फाइनेंस चार्ज, ये फिक्स चार्ज कवरेज रेशो है। तो इसके अंदर हमारे पास आएगा फिक्स चार्ज कवरेज रेशो। यहां पर इन्होंने बोला है कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इसमें भी डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट प्लस जो इंस्टॉलमेंट होती है वो रहती है। दोनों में फर्क क्या है डीएससीआर और फिक्स चार्ज कवरेज रेशो में? डीएससीआर में अर्निंग आफ्टर टैक्स में डेप जोड़ते हैं, इंटरेस्ट जोड़ते हैं, जबकि फिक्स चार्ज कवरेज रेशो में ईबीआईटी के अंदर डेप्रीशिएशन जोड़ते हैं, उसमें टैक्स वैक्स की पेमेंट नहीं होती, मतलब ईएटी तक नहीं जाते, पहले ही जोड़ देते हैं। और नीचे आपके पास में इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट आ गया। ईबीआईटी लिया है तो इंटरेस्ट जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, वो तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो इंटरेस्ट तो माइनस हुआ ही नहीं, तो वापस एडबैक की जरूरत नहीं है। पीएटी के अंदर आपको इंटरेस्ट जोड़ना पड़ता है वापस। ठीक है, अब हमारे पास आगे कहानी चल रही है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और स्टेट ऑडिटर टू प्रिपेयर रिप्लाई लेटर कोटिंग द प्रॉपर रेशो दैट कवर द इशू रेज बाय द बैंक। तो अब हमारे को इन्होंने एक लेटर बना के दिया है, उसमें इशू नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 इशू है, तो इनके रेशो लिखने थे, तो इनके रेशो लिख देंगे। न्यूमरेटर आ जाएंगे ऊपर वाला हिस्सा, डिनोमिनेटर आ जाएगा नीचे वाला हिस्सा। आइडल रेशो क्या रहता है मार्केट का वो, और आपकी कंपनी का क्या है वो बताना है, फिर फेवरेबल है या अनफेवरेबल है बताना है। तो आइडल रेशो की अगर हम बात करें तो जो करंट रेशो रहता है वो तो रहता है 2। उसके अलावा क्विक रेशो, डीएससीआर, इंटरेस्ट कवरेज, प्रीफरेंस डिविडेंड कवरेज, फिक्स चार्ज कवरेज सब 1 रहते हैं। यानी कि आप इंटरेस्ट की एक बार भी पेमेंट कर सकते हो तो ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की एक बार भी पेमेंट कर सकते हो तो ठीक है, अगर आप प्रीफरेंस डिविडेंड की एक बार भी पेमेंट कर सकते हो तो ठीक है, और अगर आप अपने जो है ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की एक बार पेमेंट कर सकते हो तो ठीक है, तो इन सबके 1 रहते हैं। ओके, फिर इसके बाद में इन्होंने पूरी लिस्ट दे दी, इसमें हम लिख लेंगे। अब आगे कह रहे हैं क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग 20% डेप्रिसिएशन। तो जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं क्लोजिंग 20% डेप देने के बाद, तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स जितनी भी रही होंगी उसमें 20% डेप लगा होगा। उसके बाद में नेट फिक्स्ड एसेट्स जो हमारी क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स जो बची वो 60% ऑफ टोटल एसेट्स हैं। टोटल एसेट है आपकी 25 लाख, तो 25 लाख का ये हो गया जी फिक्स्ड एसेट्स, इसमें से डेप माइनस होगा, और यहां पर हमारे पास बाहर नेट फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगी जो 60% ऑफ टोटल एसेट है। तो 25 लाख का 60% है 15 लाख रुपए, तो 15 लाख रुपए की हमारी जी यहां पर फिक्स्ड एसेट्स आ गई आफ्टर डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन लगाए 20%, तो ये जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स होंगी इसमें 20% माइनस होने के बाद ये अमाउंट आई है, यानी ये 80% है ऑफ बिफोर फिक्स्ड एसेट्स। तो 15 लाख 20% कट के है, यानी ये 80% ऑफ प्रीवियस है, तो 15 लाख डिवाइड बाई 80%, इसका मतलब 18.75 लाख की आपकी फिक्स्ड एसेट्स थी। अब इसमें से 20% डेप लगाओ इंटू 20%, 3.75 लाख का आपका डेप माइनस हुआ है और आपके पास 15 लाख रुपए आ गए। तो हमारे को जहां जहां डेप्रीशिएशन जोड़ना है ना, ये यहाँ पर, यहाँ पर,
इन सब में 3.75 लाख आ जाएगा डेप्रिसिएशन। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि करंट एसेट्स कंप्राइज इन्वेंट्री, एडवांस टैक्स, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड रिसीवेबल। तो हमारे पास इन्वेंट्री है, एडवांस टैक्स है, प्रीपेड इंश्योरेंस है और डेटर है। डेटर्स 1/5 ऑफ द करंट एसेट्स। तो डेटर करंट एसेट्स के 1/5 है, तो हमारी 15 लाख की तो है फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स कितनी हो गई? करंट एसेट्स हो गई बैलेंसिंग फिगर 10 लाख रुपए। इसका 1/5 डेटर है, डेटर 1/5 है इसका, 1/5 ऑफ 10 लाख, ये हो गया 2 लाख रुपए के डेटर। ओके जी। आगे कह रहे हैं डेटर टू सेल्स रेशो रिवील अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ। तो हमारे को जो डेटर को क्रेडिट पीरियड दिया गया है, हम ये मान रहे हैं पूरी सेल ही क्रेडिट पर है, तो 2/12 करके हमारे डेटर आए होंगे और डेटर हमने निकाल लिए हैं, वो 2 लाख रुपए के हैं। तो सेल्स इक्वस टू 2 लाख, इसको सामने ले जाकर उल्टा कर देंगे, इंटू 12/2। तो ये हमारे पास हो गई सेल 12 लाख रुपए। इसका मतलब हमारी सेल 12 लाख रुपए है। आगे कह रहे हैं देयर वर नो कैश सेल, बता दिया इन्होंने सारी क्रेडिट सेल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ईपीआईटी डिवाइडेड बाई सेल्स, वो 15% है। तो ईबीआईटी सेल का 15% हिस्सा है, तो इसका 15% हिस्सा हमारा ईबीआईटी आ जाएगा। 12 लाख रुपए का 15%, 1.8 लाख। तो 1.8 लाख ईबीआईटी है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करूं मैं, 2.5 लाख का कितना था? 12%, 15%, 15%, 2.5 लाख रुपए के लोन का 15%, 37,500। 37,500 इसमें से माइनस किया, 180 माइनस 37,500, 142,500 हमारा आ गया ईबीटी। टैक्स जा रहा है 50%, 71,250 का टैक्स चला गया। 71,250 हमारे पास बच गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रीफरेंस डिविडेंड देंगे, 12% है, और कितने 2.5 लाख रुपए की है, 2.5 लाख रुपए का 12%। देखो एक बार, 12%, 2.5 लाख रुपए, ठीक है। प्रीफरेंस डिविडेंड चला गया 30,000 रुपए, 12%, 2.5 लाख रुपए का। ये बचे 41,250 अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। ठीक है जी, डन। अब क्वेश्चन में आगे कहानी चल रही है, ऑल्सो फाइंड आउट द रेशो दैट। तो 6 तो तुमने पहले निकलवा लिए, 6 रेशो के अलावा कह रहे हैं ये 4 और निकाल देना, तो टोटल 10 रेशो निकलने हैं। इंडिकेट कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो डेट इक्विटी रेशो हमें निकालना है, तो डेट इक्विटी रेशो में हम ऊपर लेते हैं लॉन्ग टर्म डेट और डिनोमिनेटर में लेते हैं इक्विटी फंड। तो आपके पास हो गया डेट, यहां पर डेट 2.5 लाख रुपए, और इक्विटी फंड में आ जाएगा 10 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीफरेंस नहीं आएगी। अदर शेयर होल्डर फंड, रिटेन्ड अर्निंग वगैरह वो भी जुड़ जाएगा, तो 13.75 लाख आएगा। तो 2.5 लाख डिवाइड बाई 13.75, ये हमारे पास आ गया 0.18। तो ये गलत निकाला हुआ है इन्होंने। यहां पर इन्होंने क्या किया हुआ है, जो सॉल्यूशन है उसमें डिनोमिनेटर में प्रीफरेंस शेयर्स को भी जोड़ रखा है, 2.5 लाख रुपए वो भी जोड़ रखे हैं, वो नहीं लिए जाएंगे, वो गलत है, क्वेश्चन में एरर है। डेट इक्विटी में लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी फंड आता है, सिर्फ प्रीफरेंस शेयर्स नहीं आते, वो एरर है। दूसरा कह रहे हैं ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट फॉर ईच शेयर्स इन एग्जिस्टेंस। जो एग्जिस्टेंस में हमारे पास शेयर्स हैं, तो इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा है, प्रीफरेंस शेयर्स के नंबर्स तो पता ही नहीं है, तो एक शेयर को कितना मिल रहा है वो बताना है, तो अर्निंग पर शेयर जानना चाहते हैं। तो अर्निंग पर शेयर मैं भी बता देता हूं आपको, 41,250 की अर्निंग है इक्विटी के लिए, 1 लाख शेयर हैं, तो 0.4125 ईपीएस आ गया हमारा। ठीक है जी। इसके बाद में क्वेश्चन हमसे कह रहा है इंडिकेट मार्केट रेस्पॉन्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। तो मार्केट रेस्पॉन्स का मतलब होता है मार्केट में हमारा शेयर कितने का बिक रहा है, तो इसके लिए हम निकालते हैं मार्केट वैल्यू डिवाइड बाई बुक वैल्यू ऑफ शेयर। तो मार्केट वैल्यू हमारे शेयर की 12 रुपए चल रही है, बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बुक वैल्यू हमारे पास सिंपल है, इक्विटी फंड ले लीजिए, कितना है इक्विटी फंड, मैंने अभी आपको दिखाया 10 लाख और 375, तो 13.75 लाख इक्विटी फंड है। तो 13.75 लाख इक्विटी फंड है 1 लाख शेयर का, तो एक शेयर की बुक्स में अगर वैल्यू देखें तो 13.75 रुपीज है, 13.75, और ये शेयर बाजार में 12 रुपए में बिक रहा है, तो भाई जितनी बुक वैल्यू है उससे तो कम का बिक रहा है, तो मार्केट का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं है,
मार्केट में बिकना चाहिए 15 रुपए 20 रुपए ज्यादा का बिकना चाहिए, तो मार्केट रेस्पॉन्स इज नॉट गुड। मार्केट रेस्पॉन्स है 0.87, जबकि ये 1 से ऊपर होना चाहिए। इसके बाद में अगला कह रहे हैं इंडिकेट एक्सपेक्टेशन ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टर अबाउट द अर्निंग ऑफ द फर्म। तो फर्म की अर्निंग से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, इसके लिए निकाला जाता है अर्निंग यील्ड रेशो। अर्निंग यील्ड रेशो, अर्निंग यील्ड के लिए हम लोग लेंगे ईपीएस डिवाइडेड बाई एमपीएस मल्टीप्लाई बाई 100, ये एक्सपेक्टेशन है जी। 0.4125 बाई मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है 12 रुपए, तो 0.4125 डिवाइड बाई 12%, ये आ गया 3.4375%। ये हमारी इक्विटी की एक्सपेक्टेशन रहेगी। 12 रुपए में बिक रहा है, 40 पैसे के डिविड अर्निंग के लिए, 40 पैसे की अर्निंग के लिए 12 रुपए में बिक रहा है। तो ये आपका एक केई का भी फॉर्मूला बनता है। ये केई का आपको फॉर्मूला याद होगा, अर्निंग डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई बाई 100। तो एक तो डिविडेंड से निकलता था, एक अर्निंग से। तो इक्विटी एक्सपेक्टेशन यहाँ डिविडेंड की कहानी तो है नहीं, अर्निंग की एक्सपेक्टेशन ये रहेगी आपकी ई डिवाइडेड बाई P0। इसमें भी गलती करी हुई इन्होंने, इन्होंने केई की जगह पीई का फॉर्मूला निकाला है। भाई पी तो केई का उल्टा होता है, तो वो भी रॉन्ग किया हुआ है। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे स्टडी मॉड्यूल से नहीं है, कहीं से उठाया गया है। तो होता क्या है, आईसीआई डिफरेंट अप्रोच लेके चलता है, बाहर की मार्केट की बुक्स में अलग अप्रोच रहती है। तो रेशो में फॉर्मूले अलग अलग जगह पे अलग यूज होते हैं। ग्रेजुएशन में आप फॉर्मूले देखोगे या 11th 12th में फॉर्मूले देखोगे, वो भी डिफरेंट मिलेंगे। आईसीआई जो फॉलो करता है मैं उसी से सोल्व करवाऊंगा, और आपको भी एग्जाम में वही सोल्व करना होगा। आ जाइए 5th पॉइंट, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गई, अदर शेयर होल्डर फंड, टर्म लोन, करंट लाइबिलिटी, टोटल 25 लाख आ गए। फिक्स्ड एसेट्स आ गई 15 लाख रुपए की, 375 का डेप्रीशिएशन है जिसमें, करंट एसेट 10 लाख की जिसमें रिसीवेबल 2 लाख के हैं, बाकी स्टॉक, एडवांस टैक्स और प्रीपेड बैलेंसिंग फिगर आ गया 8 लाख। अच्छा वो भी लिख दो, मेरी बैलेंस शीट अधूरी रह गई। देखो बैलेंस शीट अधूरी नहीं छोड़ सकते। हाँ ये आ गए, और अदर जितनी भी करंट एसेट्स थी वो आ गई 8 लाख की। ठीक है जी, ये 10 लाख रुपए हो गए, मेरी बैलेंस शीट पूरी हो गई। ओके, अब जरा चलते हैं आगे। क्विक एसेट्स के अंदर हमारे पास करंट एसेट्स में सिर्फ दो ही हैं, एक रिसीवेबल और उसके बाद में स्टॉक, एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक साथ है। तो मुझे पता है स्टॉक क्विक एसेट नहीं होता, प्रीपेड हमारे क्विक एसेट नहीं होते, और ये सब एक साथ दिया हुआ है तो दिमाग लगाने का काम ही नहीं है। सिर्फ डेटर्स ही क्विक एसेट बनेंगे, साथ में कैश वगैरह कुछ दिया होता वो भी जुड़ जाता, पर सिर्फ यही क्विक एसेट बनेगा 2 लाख रुपए। सेल 12 लाख रुपए निकाल ली, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, पीबीटी, पीएटी निकाल लिया, प्रीफरेंस डिविडेंड दे दिए, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकाल ली, ईपीएस निकाल लिया इन्होंने। डेट इक्विटी रेशो में ये एरर है, एरर 2। एरर ये है कि आपने डिनोमिनेटर में 13,75,000 लेना था, इन्होंने इसमें 250 और जोड़ दिए, गलती करिए। नो प्रीफरेंस शेयर, प्रीफरेंस शेयर डेट इक्विटी में नहीं आते, तो ये रेशो गड़बड़ हो गया है। हमने जो निकाला है वो ठीक है, 2.5 लाख रुपए के डेट डिवाइड बाई 1375 की हमारे वो, तो ये 0.18 आएगा, ये ठीक रेशो है। ये एरर नंबर 2 है, जितनी गलतियां नंबरिंग डालता जाऊंगा। मार्केट प्राइस 12 रुपए है शेयर का, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू 12 डिवाइड बाई 13.75 0.87 है, ठीक है। पी रेशो निकाला है, पी रेशो का कोई काम ही नहीं है, फालतू है, गलत निकाला हुआ है बेसिकली, पी रेशो की जरूरत ही नहीं है, पी रेशो की जगह अर्निंग यील्ड निकालना था, तो ये एरर नंबर 3 है। ठीक है, अब जरा देखिए पूरी लिस्ट बना दी। करंट रेशो, करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी लिए, तो करंट एसेट थी 10 लाख की और करंट लाइबिलिटीज कितनी थी 3 पॉइंट समथिंग, बैलेंस शीट रख लेता हूं अपने सामने, 6.25, 6.25, तो 10 डिवाइड बाई 6.25, ये आ गया 1.6, होना चाहिए 2, तो स्थिति अच्छी नहीं है, करंट रेशो आपका 2 से कम है। क्विक रेशो में, क्विक एसेट्स में सिर्फ डेटर हैं, करंट लाइबिलिटीज वही 6.25, तो 2 डिवाइड बाई 6.25, 0.32 आ गया। आपकी स्थिति यहां पर भी खराब है, 1 से कम है, ये भी स्थिति खराब है। डीएससीआर रेशो के लिए अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट लेनी है, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस के अंदर आपको लेना है अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्लस उसमें इंटरेस्ट जोड़ना है, प्लस उसके अंदर डेप्रीशिएशन जोड़ना है। यहां पर इन्होंने अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रीशिएशन, इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी, एरर नंबर 4 गलत निकाला हुआ है। तो ये 50,000 नहीं आएंगे,
यहाँ पर आएगा 4,83,750। जोड़ लो एक बार, 7,1,250, 37,500, 375, 4,83,750, 4,83,750। और इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट कितना था 37,500 और इंस्टॉलमेंट 50,000 की, 87,500 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। तो 4,83,750 डिवाइड बाई 87,500, ये आ गया 5.53। तो वैसे जो DSCR है ये कह रहे हैं 2 होना चाहिए, तो 1 भी चलता है उसके अंदर, 1 माना जाता है, पर चलो इन्होंने 2 लिखा है, 2 ले लेते हैं। तो फेवरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में EBIT हमारे पास 12 लाख का 15% था, कितना 180 आया था, और इंटरेस्ट था हमारे पास 2.5 लाख रुपए का 15%, 37,500। ठीक है जी, तो ये तो बहुत अच्छा है, 1,80,000 है 37,500 की जगह, तो 4.8। ठीक है जी, फेवरेबल है, एक से ज्यादा है। प्रीफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो के लिए, प्रीफरेंस शेयर्स के लिए बची थी कमाई 180 में से 37,500 गया था, फिर 50% टैक्स गया था, 71,250 की कमाई बची हुई है, और प्रीफरेंस डिविडेंड था 30,000 का। तो 71,250 डिवाइड बाई 30,000, ये आ गया 2.375, फेवरेबल है जी। फिक्स चार्ज कवरेज रेशो में EBIT प्लस डेप्रीशिएशन था, तो EBIT था 1.8 लाख, डेप्रीशिएशन था 3.75, तो 1.8 प्लस 3.75, 5.55 लाख हो गया ये। और इंटरेस्ट और लोन था 37,500 प्लस 50,000, ये हो गया हमारे पास 87,500। तो रेशो बना 5,55,000 डिवाइड बाई 87,500, 6.34। ठीक है जी, ये फेवरेबल है। इसके बाद डेट इक्विटी रेशो में डेट लेना था, तो डेट आ गया हमारे पास 2.5 लाख रुपए। इक्विटी फंड के अंदर हमारे को जो लेना था वो इन्होंने ऊपर गलत निकाला हुआ था, 0.15 नहीं 0.18 है। इसका कोई गुड रेशो या बैड रेशो वाली सिचुएशन नहीं होती। डेट इक्विटी रेशो आपके पास में 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये 2 से बहुत नीचे है तो गुड है। अर्निंग पर शेयर निकालना था 0.41, ठीक निकाला है। अर्निंग थी इक्विटी शेयर होल्डर की 180 में से 37,500 माइनस 50% माइनस 30,000, अर्निंग थी इक्विटी की 41,250 और नंबर ऑफ शेयर थे 1 लाख, ये ठीक है। मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू रेशो में मार्केट वैल्यू है 12 रुपए, बुक वैल्यू है 13.75, तो 0.87 ये भी ठीक है। और इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई के लिए जो 10th रेशो था वो मिसिंग है यहाँ पर, वो अर्निंग यील्ड रेशो निकालना था, जिसमें ऊपर आती कमाई 0.41 और नीचे आता शेयर का प्राइस, तो 0.41 डिवाइड बाई 12, ये आ जाता 3.42%। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन बाहर से एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन भाई आया है तो हम करवा देते हैं। बाकी एग्जाम के लिए इसको आप भूल जाएं, एग्जाम के लिए इसकी कोई जरूरत करके जाने की नहीं है, और गलतियां भी बहुत हैं। तो अभी तक हम कितनी एरर पे पहुंच चुके हैं, 4 एरर हो गई ना हमारी। एरर याद रखनी पड़ती है भैया, कितनी एरर है, 4 एरर हो चुकी हैं। आ जाओ जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 45 लाख, प्रीफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, कन्वर्टेबल डिवेंचर, टर्म लोन, ठीक है जी, 2 करोड़ टोटल। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये सब मांग क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, प्रीफरेंस निकालना है, कन्वर्टेबल डिवेंचर निकालना है, रिटेन्ड अर्निंग निकालना है, और टर्म लोन निकालना है। इन सब की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं। पहले इंफॉर्मेशन दी है, कंपनी इशूड 13% कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2023, 23 में इशू किए हैं, विद अ मैच्योरिटी ऑफ 6 ईयर, 6 साल की मैच्योरिटी थी। एट मैच्योरिटी डिवेंचर होल्डर विल हैव अ ऑप्शन टू कन्वर्ट डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर इन रेशो 1:4, एक डिवेंचर पे 4 शेयर आपको मिल जाएंगे। द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 25 ईच ऑन 31 मार्च 24, तो ये 23 की बात है जब 6 साल की लाइफ थी। शेयर का प्राइस 24 में बताया है, अब 5 साल और बचे हैं, इसका मतलब हम 24 में आके खड़े हुए हैं, 1 साल पीछे निकल चुका है, ठीक है। ग्रोथ रेट 6% लेनी है शेयर की, ओके। अब जरा देखिए, कन्वर्टेबल डिवेंचर में 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो फेस वैल्यू ले लो, तो 2024 से प्लस 5 ईयर्स पर ऑप्शन नंबर 1 है फेस वैल्यू ले लो 100 रुपए, ऑप्शन नंबर 2 है इक्विटी शेयर्स ले लो 4। उन शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी भाई, आज 25 रुपए है, 5 साल अभी बचे हैं, 6% की ग्रोथ है, तो कितना हो जाए, 5 साल की ग्रोथ लगेगी इस पर, तो 1.06 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 साल हो गए, 3 4 5 इंटू 25 रुपए मल्टीप्लाई बाई
ये शेयर हो जाएगा 33.455 का, मल्टीप्लाई बाई 4, तो जी 133 रुपये 82 पैसे के शेयर मिलेंगे। तो 100 रुपये लोगे या 133 रुपये 82 पैसे के शेयर लोगे, आंसर 133 रुपये 82 पैसे के लेंगे। ये रिडेम्पशन वैल्यू बन जाएगी। तो ये रिडेम्पशन वैल्यू हो गई। इशू प्राइस 100 रुपये ले लिया जाएगा। इंटरेस्ट का रेट 13% है। टैक्स का रेट 25% है। अब इन्होंने ये नहीं बोला कि वाईटीएम मेथड से निकालो या अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो अप्रोक्सीमेशन से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा, I1 - T प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई लाइफ, आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2। तो रिडेम्पशन वैल्यू 133 लेंगे, नेट प्रोसीड 100 लेंगे, लाइफ 5 साल लेंगे क्योंकि अब 5 साल आगे की कहानी बची है, 1 साल तो पीछे जा चुका। इंटरेस्ट 13 रुपये आ जाएगा, टैक्स रेट 25% आ जाएगा, निकल जाएगी आपकी कन्वर्टेबल डिवेंचर। प्रीफरेंस शेयर्स 8 साल बाद रीडिंग होगा पार पर, यानी 100 रुपये पर, और करंटली 150 का बिक रहा है। तो इसका फॉर्मूला पी डी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2। तो भाई पी डी हो गया, प्रीफरेंस शेयर का रेट था 15%, 100 रुपये में 15% का डिविडेंड 15 रुपये हो गया, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू 100 रुपये मिलेगी 8 साल के बाद, और इशू हुआ है 150 में, 8 साल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 150/2। तो ये हो गया 15 रुपये, ये माइनस में आ गई फिगर, 50 रुपये माइनस में है, डिवाइड बाई 8, 6.25, और नीचे आ गया 100 और 150 का एवरेज 125, तो 15 माइनस 6.25 डिवाइडेड बाई 125 रुपये, ये आ गया 7%, केपी आ गया 7% जी। फिर कह रहे हैं द प्रीवेलिंग डिफॉल्ट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है 6%, आर एफ 6% है। एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है आर एम माइनस आर एफ, दिया हुआ है 8% है, और बीटा कंपनी का 1.54 है। तो के इक्व टू आर एफ 6% प्लस बीटा फैक्टर 1.54 मल्टीप्लाई बाई रिस्क प्रीमियम 8%, ये आ गया के 1.54 इंटू 8 प्लस 6, 18.32%। के आर के बारे में कुछ नहीं बताया, तो के इक्व टू के आर, ये दोनों सेम हो जाएंगे। और टर्म लोन और बचा, टर्म लोन के बारे में कुछ नहीं बताया, तो I1 माइनस टैक्स, तो 11%, 1 माइनस टैक्स आपका हो गया 8.25%, इसका रेट आ गया, सारे रेट निकल गए जी। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18.32, प्रीफरेंस शेयर 7% आया था हमारा। कन्वर्टेबल डिवेंचर में हमने ये वैल्यू ली थी रिडेम्पशन की, उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया था, कैलकुलेट नहीं किया था, तो 14.13 है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के ई वाली आ जाएगी, टर्म लोन की 8.25 आ गया। लो जी, ये हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगला क्वेश्चन, कैपिटल स्ट्रक्चर, आ जाओ जी, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। कैपिटल स्ट्रक्चर, जे लिमिटेड इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी, ऑल इक्विटी कंपनी है, अनलीवर्ड कंपनी है, ठीक है जी। विद द मार्केट वैल्यू ऑफ 25 लाख रुपए, इसकी मार्केट वैल्यू 25 लाख रुपए, इसके इक्विटी की वैल्यू भी 25 लाख होगी, अनलीवर्ड है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 21% है। कंपनी वॉन्ट्स टू बाय बैक इक्विटी शेयर वर्थ 5 लाख बाई इशूइंग 15% लोन, ठीक है जी। तो 5 लाख रुपए के अब हम डेट इशू करेंगे। तो जो अनलीवर्ड है उसमें सिर्फ इक्विटी है 25 लाख की, डेट के नाम पर कुछ नहीं है, 25 लाख की कंपनी है। के इसका 21% है, इसका केओ भी 21% ही रहेगा। अब ये बनेगी लीवर्ड, लीवर्ड में जो डेट है वो 5 लाख के आएंगे। पूरी कंपनी की वैल्यू क्या रहेगी वो देखनी पड़ेगी। के इसका हमें अब नहीं पता चल सकता, निकालना पड़ेगा। केओ हमें देखना पड़ेगा टैक्स है या नहीं है, टैक्स होगा तो दोनों का केओ सेम रहेगा, मार्केट वैल्यू भी सेम रहेगी। क्वेश्चन कह रहे हैं टैक्स है 30%, ओके जी। आफ्टर कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, अब हमने डेट को इनकॉर्पोरेट कर लिया है, उसके बाद में मॉडल विद टैक्स के साथ लगा के बताइए अब जे की मार्केट वैल्यू कितनी होगी। तो जे की मार्केट वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ लीवर्ड इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड डी इंटू टी। तो ये 25 लाख की थी, डेट 5 लाख के हैं, टैक्स रेट कितना है मेरे भाई, 30% टैक्स रेट है, ये मल्टीप्लाई नहीं प्लस का साइन है, ओके। हाँ तो 25 लाख प्लस
1.5 लाख रुपए, 26.5 लाख हो गई वैल्यू, ये हो गई जी इसकी वैल्यू, 26.5 लाख वैल्यू हो गई, पहला आंसर। अब 5 लाख के डेट हैं तो इक्विटी कितने के होंगे, 21.5 लाख के। लो जी इक्विटी की वैल्यू पूछे तो वो भी आ जाएगी। कह रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दो, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है अर्निंग फॉर इक्विटी यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ शेयर्स या वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल है, देखिए यहां पर 25 लाख रुपए के शेयर्स थे, 21% इसका के ई आ रहा था। ओके, तो यहां पर देखिए पिछले वाले में जाते हैं, पिछले वाले में के ई इक्व टू अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई इक्विटी, के ई था 21% और इक्विटी थे 25 लाख के, तो ईएटी निकल जाएगा, 25 लाख को 21% से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया जी 5,25,000, ये ईएटी आया। अब ईबीटी तक कैसे जाऊं, टैक्स लग रहा है 30%, ईएटी आ रहा है हमारे पास 5,25,000, तो 525 ईएटी आ रहा है, तो ईबीटी तक कैसे जाऊं, 30% टैक्स लगाए यानी ये 70% ऑफ ईबीटी होगा, अर्निंग बिफोर टैक्स का 70%, इसको डिवाइड बाई 70% कर दो, डिवाइड बाई 70% करोगे तो ईबीटी की वैल्यू आ जाएगी 7.5 लाख ईबीटी है। इंटरेस्ट कोई नहीं था यहां पर, इसका मतलब ईबीआईटी यहां पर 7.5 लाख रुपए था, तो हमारा ईबीआईटी 7.5 लाख रुपए ये हमने निकाल लिया। अब हमारे को जब लीवर्ड हो गया तब के ई निकालना है, तो लीवर्ड में के ई निकालने के लिए सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से अब इंटरेस्ट माइनस होगा, फिर टैक्स माइनस होगा, तब ये ईएटी बनेगा, डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ इक्विटी मुझे मालूम है 21.5 लाख है, ईबीआईटी 7.5 लाख रुपए है, इंटरेस्ट 5 लाख रुपए पर 15%, 15% इंटरेस्ट लगेगा, तो 5 लाख का 15% 75,000, और टैक्स कितना जाना है, टैक्स जाना है 30%। ठीक है जी, निकालते हैं, 7.5 लाख रुपए माइनस 75,000 माइनस 30% टैक्स चला गया, तो 4.725 लाख डिवाइडेड बाई 21.5 लाख, 25 लाख सॉरी 21,50,000, ये आ गया जी 21.976% के, ये इसका के निकल आया। एक बार फिर से चेक कर दो, मेरे से कैलकुलेशन ना इसमें गड़बड़ हो गई थी डिवाइड करते, यही है। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया 21.976। इसके बाद कह रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। ठीक है जी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल देते हैं, के ओ कैसे निकलेगा, कंपनी की पूरी अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई कंपनी की वैल्यू, तो 7.5 लाख रुपए 1 - टैक्स, और कंपनी की वैल्यू अब है 26.5 लाख, 7.5 लाख रुपए माइनस 30%, कंपनी वैल्यू है 26,50,000, 19.81% आपका के हो जाएगा। आगे का है, इस पे कमेंट भी करना है आपको, तो कमेंट ये रहेगा पहले के 21% था अब 19.81 है, तो गुड है, के कम हो रहा है तो हम अच्छे चल रहे हैं। लो जी, सबसे पहले क्वेश्चन ने पूछा था हमसे मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 26.5 लाख, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 21.98, डब्ल्यूएसीसी 19.8। मैंने जिस तरह से करवाया वो तरीका आसान है, आरटीपी में थोड़ा सा लंबा तरीके से करवाया गया है। आ जाओ जी, अगला क्वेश्चन लीवरेज, जी बिल्कुल बताइए क्या जानना चाहते हैं। फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ पिनाका प्राइवेट लिमिटेड। ओके, बैलेंस शीट दे दी ये कहानी, ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट दे दिया, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आता रहता है। इसके अंदर सेल के बाद ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख देते हैं, जिसमें 6 लाख का डेप्रीशिएशन दे दिया, नीचे लिख देते हैं कि जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं अदर देन डेप्रीशिएशन वो वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब ये 12 लाख के हैं, इसमें 6 लाख तो वेरिएबल हो गए और 6 लाख का डेप हो गया जो फिक्स हो गया, ये हमारे सामने सिचुएशन आई। अब अगर मैं अपने लिए लीवरेज के लिए स्टेटमेंट बनाऊं तो 34 लाख की सेल, इसमें से वेरिएबल खर्चे काटूंगा 6 लाख रुपए, 28 लाख मेरे पास आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें से माइनस करूंगा फिक्स्ड कॉस्ट, मेरे पास आ गया ईबीआईटी, ये आ गया कितना 22 लाख, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करूंगा, इंटरेस्ट कितना है 6 लाख रुपए, तो 22 में से 6 गए, कितने बच गए 16 लाख, ये मेरा आ गया ईबीटी। टैक्स का रेट बता दो मेरे भाई, टैक्स का रेट है 35%, इसमें से मैं टैक्स माइनस करूंगा 35%, 16 लाख का 35%, 5.6 लाख,
ये मेरे पास आ गया 10.4 लाख अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स को अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ शेयर है 80 लाख की कैपिटल, 10 रुपए का शेयर, 8 लाख शेयर हो गए। 8 लाख शेयर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.3 करंट ईपीएस। ओके जी, ये मेरे पास पूरा ही मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया। अब जो जो पूछना है पूछ लो हमसे। कह रहा है बताओ ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी है, फाइनेंशियल कितनी है और कंबाइंड कितनी है। लो जी, ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी 28 लाख डिवाइड बाई 22 लाख 1.27। फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी 22 लाख डिवाइड बाई 16 लाख 1.375। कंबाइंड लीवरेज या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या फिर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीटी ले लो, कैसे ही कर लो एक ही बात है। तो 28 लाख डिवाइड बाई 16 लाख ले रहा हूं मैं, ये आ गया 1.75। ये ओएल, ये एफएल, ये सीएल तीनों निकल गए। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है अगर टोटल एसेट सेम रहे लेकिन सेल 20% से बढ़ जाए या फिर 20% से कम हो जाए तो अर्निंग पर शेयर नए लेवल पर क्या होगा। तो सेल से ईपीएस का कनेक्शन कंबाइंड लीवरेज से बनता है। तो हमारे पास कंबाइंड लीवरेज है 1.75। अब अगर सेल 20% बढ़ेगी और सेल 20% कम होगी तो हमारे ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, 1.75 टाइम्स ज्यादा पड़ेगा। तो 20 का 1.75 यानी यहां पर ईपीएस 35% बढ़ जाएगा और यहां पर ईपीएस 35% कम हो जाएगा। तो आपका ईपीएस अभी कितना है 1.3। अब 1.30 में 35% बढ़ा दो और 1.30 में 35% कम कर दो। 1.3 प्लस 35% 1.755, 1.3 माइनस 35% 0.845। ये मेरे नए ईपीएस हो जाएंगे। लो जी बधाई हो, लीवरेज भी खत्म। 1.27, 1.375, 1.78। इन्होंने पूरी की पूरी स्टेटमेंट बना के निकाला है कि ईपीएस कितना होगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ और आ जाएगा आपके पास। तो ये हो गया 1.76, ये हो गया 0.85। देखो एक बार 1.76 0.85, ठीक है जी। ओके जी, तो इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन आएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आ जाइए, कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है। सारी टेक्निक्स को घुमा के दिया गया है पर क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो ऐसी कहानी है इसमें, ये भी ऐसी कहानी है, ये भी ऐसी कहानी है। इन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के लिए, एबीसी कंपनी है उसने एक बैंक के पास लगाया कि भाई हमारा फाइनेंशियल प्रोजेक्शन ये रहेगा। कह रहे हैं कि हमारे जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से हमारा जो सिंपल पे बैक है यानी ट्रेडिशनल पे बैक वो 5 साल में आ जाएगा, यानी हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो 5 साल में कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं होती, यानी कि कैश फ्लो जो लिया जाएगा वो नॉर्मल लिया जाएगा। तो सीएफएटी नॉर्मल होगा, उसकी डिस्काउंटिंग नहीं होती। ठीक है, कह रहे हैं आगे इसका मतलब क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कवर कर लेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट को दिए हुए 5 साल में विदाउट कंसीडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इस पूरी लाइन की जरूरत नहीं है, सिंपल पे बैक 5 साल लिख दो, इतना भी सफिशियंट था। फिर डिस्काउंटेड पे बैक इनका 7 साल आ रहा है। तो जो डिस्काउंटेड पे बैक आएगा वो सीएफएटी को डिस्काउंट करने के बाद जो क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो इनका होगा सीएफएटी, वो 7 साल में जाके इन्वेस्टमेंट के बराबर बैठेगा। तो 7 साल लगेंगे। आफ्टर डिस्काउंटिंग प्रोजेक्टेड कैश फ्लो एट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और जो हमने इसको डिस्काउंट किया है वो केओ से किया होगा, डब्ल्यू हमने डिस्काउंटेड रेट लिया होगा। इन्होंने डिस्काउंटेड रेट इसमें दिया नहीं है, इन्होंने केओ दिया नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, कह रहे हैं जो MIRR हमारी आ रही है वो 10.9% आ रही है। ठीक है, तो हमारी MIRR 10.9% हो गई। टर्मिनल वैल्यू एनुअल कैश फ्लो की 10% के रेट से 1143,589 आएगी। टर्मिनल वैल्यू क्या होती है, देखिए जो हमारा MIRR होता है उसके अंदर हम जो कैश फ्लो होता है जितने भी साल का उसको फ्यूचर वैल्यू में ले जाते हैं, उसके लिए हम फ्यूचर वैल्यू फैक्टर लेते हैं, फ्यूचर में लेके जाते हैं। तो वो जो फ्यूचर वैल्यू में लेके जाते हैं उसका जो पूरा टोटल आता है इसको हम कहते हैं टर्मिनल वैल्यू, कि ये हमारी टर्मिनल वैल्यू आएगी। वो है 1143,589, 1143,589। ठीक है, ये टर्मिनल वैल्यू है। और हमारे जो MIRR है वो 10.9% है। MIRR हम कैसे निकालते हैं, MIRR इक्वस टू अंडर रूट, यहां पर हम लेते हैं अपनी टर्मिनल वैल्यू
डिवाइडेड बाई लेते हैं इन्वेस्टमेंट -1 और पावर n में हमारे पास लाइफ रहती है कि कितनी लाइफ रहेगी। ओके, इसके बाद में कह रहे हैं कैश फ्लो आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इक्वली, हमारा एनुअल कैश फ्लो इक्वल रहेगा and steadily at the end of every year over the life of the asset. However, the same cash flow are expected to be received even after the simple payback period due to efficiency gain, market expansion and economy of scale. तो हमारा जो कैश फ्लो है वो इक्वल रहेगा और वो हमारे जो सिंपल पेबैक है उसके बाद भी आता रहेगा। ठीक है, इसके बाद में मैनेजमेंट अपनी पोजीशन बता रहा है कि भाई हम सिंपल जो हमारी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चलेगा ऐसा होगा, पे बैक 5 साल में आ जाएगा हमारा, डिस्काउंटेड पे बैक हमारा 7 साल में आएगा जो अच्छा खासा लॉन्ग है। द प्रोजेक्ट विल कंटिन्यू टू जनरेट पॉजिटिव इनफ्लो 1 ईयर बियॉन्ड दिस पीरियड, कह रहे हैं इसके बाद भी 1 साल तक पैसा हो रहेगा, यानी हमारी प्रोजेक्ट की लाइफ कैश फ्लो की 8 साल है। यहां से हमें मिलता है कि प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, 7 साल में डिस्काउंटेड पे बैक आएगा, उसके बाद भी 1 साल और कैश फ्लो आएगा, तो हमारी जो लाइफ है वो 8 ईयर्स है। ओके, अब जरा देखिए MIRR में इधर का जो -1 है वो प्लस हो जाएगा, तो 1 + MIRR, और हमारे पास जो अब यहां पर पावर है, अगर अंडर रूट हटाऊं तो यहां पर पावर लग जाएगी, ये पावर हो जाएगी 8। MIRR हमारे पास निकला हुआ है 10.9, ये MIRR हमारे पास 10.9% है। ठीक है, इसको 0.109 भी लिख सकते हैं। इक्वस टू टर्मिनल वैल्यू डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट, टर्मिनल वैल्यू 1143,589 है और डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट आ गया, इसमें इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन मार्क है। अब इन्वेस्टमेंट चला जाएगा यहां पर और 1 + MIRR का जो रेट है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो इन्वेस्टमेंट इक्वस टू 1143,589 डिवाइडेड बाई 1.109, मैंने जोड़ दिया इनको, पावर 8। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। मैं निकाल लेता हूँ, 1.109 मल्टीप्लाई इक्वस टू, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8, 1143,589 डिवाइड बाई 2.28798, 1143,589 डिवाइड बाई दिस, ये आ गया हमारे पास 4,99,824.5। क्वेश्चन ने कहा है कि आप नियरेस्ट राउंड ऑफ लैक्स तक कर देना इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, सिर्फ उसके लिए, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम नियरेस्ट लैक तक ले जाएंगे, तो 499 है तो ये 5 लाख बन जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएगा कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए है। ठीक है जी, 5 लाख रुपए का हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गया। अब जो हमारा सिंपल पे बैक था, सिंपल पेबैक हमारे पास होता है जो भी इन्वेस्टमेंट है अगर इक्वल कैश फ्लो हो तो, हमारा जो भी एनुअल कैश फ्लो है CFAT, इसका आंसर 5 आ रहा है, इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एनुअल कैश फ्लो आ जाएगा CFAT 1 लाख रुपए। इसका मतलब 1 लाख रुपए हमारे पास हर साल आएंगे। चलो जी, तो हमारे पास एक तो एनुअल कैश फ्लो आ गया, दूसरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गया। अब हमारे पास इसके बाद है डिस्काउंटेड पेबैक। डिस्काउंटेड पेबैक की लाइफ दी है 7 ईयर्स, यानी कि 7 साल में हमारा जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स PVIFA 7 ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कवर कर लेगा, यानी 5 लाख रुपए को वो कवर कर लेगा। ठीक है, तो CFAT हमें पता है 1 लाख रुपए है, 5 लाख को कवर करेगा डिस्काउंट करके PVIFA 7 से। ये जो PVIFA 7 साल का है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से निकला हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है जो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हमने 7 ईयर्स निकाला है वो हमने निकाला है, डिस्काउंटेड पेबैक 7 ईयर्स हमने निकाला है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से निकाला है, डिस्काउंटेड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। तो हमारे पास इक्वल कैश फ्लो है 1 लाख रुपए, 7 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर से, सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर या एन्युटी फैक्टर से ये 5 लाख के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास PVIFA 7 ईयर्स का जो है वो KO बनेगा, जो भी डिस्काउंट रेट निकलेगा वो कितना होगा, 1 लाख सामने जाकर डिवाइड हो गए, इसका मतलब PVIFA 7 साल में 5 के बराबर होगा। अब वो किस रेट से होगा, उसके लिए क्वेश्चन के नीचे हमारे पास सबसे लास्ट में यहां पर गिवन है कि PV एनुअल एन्युटी फैक्टर 9% से 7 साल के लिए 5 है और 9% से 8 साल के लिए 5.535 है, तो ये 5 से मैच कर गया 7 साल वाला,
तो इसका मतलब हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज 9%। तो यानी कि हमारी केओ 9% आ गई। अब हमारे पास केओ भी आ गई। ठीक है जी। इसके बाद में क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पर आगे, ये सारी कहानी हो गई, ये हो गया। हाँ, हमें ये चीजें निकालनी है। हमें पीआई निकालना है, एनपीवी निकालना है, आईआरआर, एआरआर, इस फॉर्मेट में निकालना है। ये इन्होंने हमें फॉर्मेट दे दिया कि ये निकालो। तो ऊपर तो आईआरआर लिखा था और यहाँ पर मॉडिफाइड आईआरआर हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो एनपीवी निकालना है हमें। सिंपल पेबैक हमारे पास आ चुका है 5। डिस्काउंटेड पेबैक हमारे पास आ चुका है 7 ईयर। पीआई, एआरआर और एनपीवी अभी भी निकालने बाकी हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एनपीवी पर। एनपीवी के अंदर पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर पीवी ऑफ आउटफ्लो। तो 1 लाख रुपए आएंगे। प्रोजेक्ट की लाइफ 8 साल है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है। तो ये पैसा 8 साल तक आएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिस्काउंटिंग पेबैक से 1 साल और चलेगा ऊपर हमारा। यहां पर लिखा था कि हमारा डिस्काउंटेड पेबैक 7 साल में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद 1 साल तक पैसा और आएगा। ठीक है जी। तो मुझे यहाँ पे पीवीआईएफए या पीवीएएफ लेना है 8 ईयर्स का। 9% के रेट से माइनस 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है। तो 9% से 8 साल का हमारे पास है 5.535 गिवन है क्वेश्चन में। तो 5.535 से मल्टीप्लाई करिए इसको। 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 5.535 माइनस 5 लाख, ये हो गया 5.535 इंटू 1 लाख माइनस 5 लाख। एनपीवी आ गया 53,500। तो एनपीवी 53,500 हमारे पास निकल कर आ गया 53,500 पॉजिटिव। ठीक है जी। एम आई आर आर 10.9% निकला हुआ है। एनपीवी आ गया, सिंपल पेबैक आ गया, डिस्काउंटेड पेबैक आ गया। अब मुझे चाहिए पीआई और एआरआर। तो आपके पास एनपीवी आ चुका है, पीआई निकाल लो। या तो पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाई पीवी ऑफ आउटफ्लो ले लो, या 1 + एनपीवी डिवाइड बाई आउटफ्लो ले लो। दोनों से बात एक ही आएगी। तो पीवी ऑफ इनफ्लो है 553500 और आउटफ्लो है 5 लाख। 553500 डिवाइड बाई 5 लाख, 1.107। ये मेरा पीआई निकल कर आ गया 1.107। अब बचा एआरआर। एआरआर के लिए हमारे पास अलग अलग कई सारे फॉर्मूले होते हैं। तो क्वेश्चन ने एआरआर के लिए हमें कोई रिकमेंडेशन दी है। एआरआर 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 एआरआर, ठीक है ठीक है ठीक है। एआरआर, ओके, एआरआर, ठीक है। 1 सेकेंड। एआरआर, फॉर एआरआर यूज फॉर्मूला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमारे पास फॉर्मूला तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेंगे हम, ऊपर तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहता है। डिनोमिनेटर में हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है या एवरेज इन्वेस्टमेंट होता है, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया। तो अब इसके दो सजेस्टेड आंसर बनेंगे। एवरेज इन्वेस्टमेंट से भी आ सकता है और इनिशियल से भी। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है सी एफ ए टी हमारे पास है 1 लाख। इसमें मैं डेप्रीशिएशन को अ, इसमें से मेरे पास डेप्रीशिएशन अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। हम करते क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप इक्वल टू सी एफ ए टी। तो अब अगर मेरे को सी एफ ए टी से पीएटी तक जाना है तो डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ेगा। अब डेप्रीशिएशन 5 लाख की एसेट है, 8 साल की लाइफ है, सैलवेज कुछ नहीं बताई। तो 5 लाख रुपए डिवाइड बाई 8 ईयर्स, 62,500 मेरा डेप्रीशिएशन हो गया, वो मैंने माइनस कर दिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास आ गया 37,500। ठीक है। अब मेरे पास एआरआर के जो फॉर्मूले हैं वैसे 3 तरीके हैं। एक है पीएटी डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक है पीएटी डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट, और एक है ईयर बाई ईयर निकालना। तो ईयर बाई ईयर तो निकालते ही नहीं हम। पीएटी आ गया 37,500, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गया 5 लाख, दूसरा आ गया 37,500 और एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 5 लाख। लास्ट में सैलवेज जीरो है, डिवाइड बाई 2, 2.5 लाख रुपए। दोनों से आंसर दिया जा सकता है, दोनों से सजेस्टेड आना चाहिए। इन्होंने इससे किया हुआ है, पहले वाले से, दूसरे वाले से नहीं दिया। तो ये हमारे पास आ गया 37,500 डिवाइडेड बाई 5 लाख, और आपका ये आ गया 7.5% ARR। ठीक है जी। तो 7.5% हमारे पास ये निकल कर आ गया। सारी चीजें हमारे पास निकल चुकी हैं। अब क्वेश्चन ने कहा है एक्सेप्टेबल रेंज बताओ, रिकमेंडेशन बताओ। तो एनपीवी अगर पॉजिटिव होता है, जीरो से अगर ऊपर होगा, जीरो या जीरो से ऊपर, तो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जीरो से ऊपर है,
इसके बाद में MIRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर होना चाहिए। हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है, तो ये उससे ज़्यादा आ रहा है MIRR, तो ये भी एक्सेप्ट होगा। जो पेबैक पीरियड है वो हमारे जो एसेट्स की लाइफ होती है उससे कम होना चाहिए। तो एसेट की लाइफ 8 साल है, पेबैक 5 साल में ही आ जाएगा, तो पैसा पहले ही वसूल है। डिस्काउंटेड पेबैक का भी सेम रूल है, पैसा पहले ही वसूल है। ARR के लिए हमारे को मार्केट का रेट देखना पड़ेगा, और PI अगर 1 से ऊपर है तो एक्सेप्ट हो जाता है, तो अबव 1 है या इक्वल टू 1 है तो एक्सेप्ट, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ARR के लिए क्या लिख रहे हैं वो देख लेते हैं। अब ये हमारे पास MIRR से इन्होंने शुरू किया, पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाला, फिर CFAT निकाला, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दी, इसके बाद में PI निकाल दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ARR निकाल दिया, NPV निकाल दिया। ठीक है, हमारे पास अगर जीरो से बड़ा है NPV तो एक्सेप्ट है, वैसे जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो तो दोनों केस में एक्सेप्ट होता है। MIRR WACC से ज्यादा है तो एक्सेप्ट, पेबैक पीरियड उसकी लाइफ से ज्यादा है तो एक्सेप्ट, डिस्काउंटेड पेबैक भी एक्सेप्ट। ARR WACC से अगर बड़ा है तो एक्सेप्ट करते हैं, तो WACC से छोटा है, 9% से छोटा है तो ये रिजेक्ट हो गया। और PI अगर 1 के बराबर या बड़ा है, बराबर भी एक्सेप्ट होता है, बराबर या बड़ा है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, करने में मजेदार है। वैसे ओवरऑल घुमा के देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ खास वो नहीं था। इसके बाद में हमारे पास है डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन, पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 ABC कंपनी लिमिटेड डिक्लेयर्ड 40% डिविडेंड, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 57.5, इफ रिटेंशन रेशियो इज रिड्यूस्ड बाई 20%। तो अभी हमारा रिटेंशन रेशियो है 60% और 40% पे आउट है। कह रहे हैं अगर इसको 20% गिरा दें, यानी कि ये हो जाए 40% और डिविडेंड पे आउट हो जाए 60%, मार्केट प्राइस ड्रॉप्ड बाई 2.5, तो अभी जो मार्केट प्राइस 57.5 है ये 55 हो जाएगा, ₹2.5 कम हो जाएगा। तो अभी 57.5 है, डिविडेंड हम दे रहे हैं 40%, रिटेन कर रहे हैं 60%। कल को हम रिटेन करेंगे 40, डिविडेंड देंगे 60, तो प्राइस 55 हो जाएगा। फेस वैल्यू शेयर की ₹10 है, तो डिविडेंड 40% दे रहे हो, तो अभी डिविडेंड आप दे रहे हो ₹4, कल को आप डिविडेंड दोगे ₹6। ठीक है, तो अभी हमारा डिविडेंड, 1 सेकेंड, अभी हमारा डिविडेंड ₹4 है, कल को ₹6 हो जाएगा। हमारा रिटेंशन रेशियो अभी 60% है, कल को 40% हो जाएगा। और हमारा जो शेयर का प्राइस है अभी 57.5 है, जो कल 55 हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज आर कितना है, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज के कितना है, यूजिंग वोल्टर मॉडल। तो वोल्टर मॉडल का फॉर्मूला होता है P इक्वस टू डी प्लस आर बाई के ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के। ठीक है, अब जरा देखिए, पहले वाले केस में डिविडेंड रख दोगे आप ₹4, दूसरे वाले केस में ₹6 रख दोगे। आर हमें नहीं मालूम, के ई हमें नहीं मालूम, ई हमारे पास 10 माइनस पहले वाले केस में 4, दूसरे वाले केस में 6 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास डिविडेंड की इंफॉर्मेशन होगी, डी क्लियर हो जाएगा, ई माइनस डी क्लियर हो जाएगा, आर बाई के ई और फाइनल डिवाइड बाई के ई नहीं होगा, तो इसमें दो इक्वेशन बन जाएंगी। एक में हम लोग लेंगे, 1 सेकेंड, पहले में हम लेंगे डिविडेंड ₹4 प्लस आर बाई के ई और 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई के ई। दूसरे में हम लेंगे 6 प्लस आर बाई के ई 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई आपका के ई। ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। तो आर बाई के ई और के ई ये दो अननोन चीजें, तो इसे मान लिया इन्होंने एक्स और इसे वाई, इस तरह से किया है। इसके इक्वस टू 57.5 है, इसके इक्वस टू 55 है। तो y यहां पर हो गया 57.5 y इक्वस टू 4 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 6, ये 6x हो गया। और यहां पर हो गया 55, इस पूरे को माना है x और इसको माना है y। r बाई के को x ले लिया और नीचे वाले के को y, ये चीजें अननोन थी। 55y हो गया इक्वस टू 6 प्लस और ये हो गया 4x। ठीक है जी, अब हमारे पास 57.5y माइनस 6x इक्वस टू 4 और यहां पर हो गया 55y माइनस 4x इक्वस टू 6। ये दो चीजें आ गई। अब दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से कैंसिल करना है, तो या तो वाई वाई मैच करने पड़ेंगे,
उन्हें एक लेवल पे लाना पड़ेगा या एक्स एक्स मैच करने पड़ेंगे। तो ये तो 57.5 और 55 है, इनका एलसीएम बढ़ाएगा। 4 और 6 के लिए आसान है, इस वाली इक्वेशन को पूरी को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 57.5 इंटू 4 230 माइनस 24x इक्व टू 16। यहां पर आ गया 55 इंटू 6 330 माइनस 24x इक्व टू 36। ये मैंने यहां पर कैलकुलेट कर दी, ये दोनों इक्वेशन मेरे पास आ गई 1 2। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये आ गया माइनस के 100, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस हो गया इक्व टू 230 वाई वाई वाई, ये वाई, ठीक है, 100y इक्व टू माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्व टू 20/100 इक्व टू 20%। अब हमने y क्या माना था, हमने y माना था यहां पर ke को, तो ke निकल कर आ गया हमारे पास 20%। आपके पास ke इक्व टू 20% आ गया। अब ke की वैल्यू अगर रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो किसी भी इक्वेशन में ke की वैल्यू रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं 230 इंटू 20% माइनस 24x इक्व टू 16, 230 इंटू 20% 46 माइनस 24x इक्व टू 16, 46 सामने चला गया, माइनस के 24x इक्व टू 16 में से 46 गया, माइनस के 30, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्व टू 30/24, और आपके पास आ गया 30/24 1.25। ये x की वैल्यू निकल गई। x हमारे पास था r/ke, ठीक है जी, तो r/ke हमारे पास 1.25 है, तो r/ke इक्व टू 1.25। इसको भी सोल्व कर देता हूं, ke 20% आ चुका है, r इक्व टू 1.25 इंटू 20% इक्व टू 1.25 इंटू 20% 25%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया 25%, के ही निकल कर आ गया 20%, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन बनाया इन्होंने इक्वेशन का, ये इक्वेशन सोल्व हो गई। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25% निकल आया, के ही हमारे पास 20% निकल आया। कमेंट ऑन द डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कंपनी, जो हमारा आर है वो के से ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में डिविडेंड पे आउट 0% होना चाहिए, तो इनकी पॉलिसी गलत है, ठीक है जी, ये पॉलिसी गलत चल रही है। फिर कह रहे हैं फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ शेयर यूजिंग वोल्टर मॉडल। जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो दो हो सकती हैं, या तो मैक्सिमम कितनी होगी या मिनिमम कितनी होगी। इन्होंने ये नहीं बताया कि मैक्सिमम बताओ या मिनिमम, तो हम दोनों निकाल के दिखा देंगे। मैक्सिमम कब आएगी, जब 0 पे आउट होगा, क्योंकि आर के ही से बड़ा है, और मिनिमम कब आएगी, जब 100% पे आउट होगा। तो दोनों तरीके से निकाल कर दिखा दिया जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया जी, इसमें इन्होंने निकाल लिया 25% आर, के ई निकल गया इनका, के ई 20%, यहां पर आर के ई से ज्यादा है तो डिविडेंड पॉलिसी गलत है। अब दो सिचुएशन ले ली, अगर 0 पे आउट हो और 100% पे आउट हो, तो 0 पे आउट पे आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी और 100 पे सबसे कम, तो लिमिटिंग वैल्यू कम से कम आपकी 50 रुपए होगी और ज्यादा से ज्यादा 62.5 होगी। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। तो क्वेश्चन ने बताया नहीं था कि मैक्सिमम वाली निकालनी है मिनिमम, तो दोनों निकाल के दिखा दी। अगला पॉइंट है ऑल्सो फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर अंडर गॉर्डन मॉडल। अब गॉर्डन मॉडल के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू यानी P0 निकालना है, तो P0 इक्व टू D1 डिवाइड बाई के माइनस जी, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इन्होंने जो बेस दिया है, ये बेस होता है क्वेश्चन का, इस बेस के अंदर इन्होंने दो चीजें बोली हैं कि 40% डिविडेंड डिक्लेयर्ड है यानी दिया जा चुका है, तो D0 हो गया, और हमारा मार्केट प्राइस इतना है, और रिटेंशन रेशो हम 20% रिड्यूस कर देंगे तो मार्केट प्राइस इतना हो जाएगा, यानी कि अभी हम 4 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं और एक केस में 6 रुपए भी दे सकते हैं, तो दोनों केस ऊपर दिए हैं। अब ये नहीं बताया कि कौन सी सिचुएशन में निकाले, 40% वाले में, 60% में, तो दोनों में निकाल के दिखा देंगे कि भाई 40 में कितना आएगा और आपका 60 में कितना आएगा। निकलेगा कैसे, आ जाइए, 4 रुपए का डिविडेंड दिया है आपने, 1 + G लगेगा इसके अंदर, रीजन बीइंग D1, हमारे पास हमें D1 चाहिए, तो 4 रुपए D0 है, तो ग्रोथ कैसे निकलेगी, के ही है 20%, ग्रोथ के लिए हम ले लेंगे B इंटू आर, रिटेंशन रेशो यहाँ पर 60% है, तो 60% इंटू
अर्निंग आई थी 25%, ये आ गया 15%। 15% ये ग्रोथ यहाँ पर, और हमारे पास जी निकल गया ये ऊपर 15%। तो 4 रुपये प्लस 15% डिवाइडेड बाई 5%, ये वैल्यू आ गई 92। और इसी को सेकंड केस में 6 रुपये अगर हम देते हैं तो 6 रुपये में कन्वर्ट करें तो ये आ गया हमारा 20% माइनस, अब ग्रोथ जो होगी बी इंटू आर। अब आप 40% रिटेन करोगे जिसपे 25% कमाओगे तो ग्रोथ हो जाएगी 10%। अच्छा 10%, ये 10% ग्रोथ, ये 10%, तो ये हो गया 6.6 डिवाइड बाई 10, 66 रुपीज। तो इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों केस में 92 और हमारे पास आ जाएगी निकल कर, ये आ गया 92 और ये आ गया हमारे पास 66, ये दोनों निकल गए। ठीक है जी। इसके बाद में क्वेश्चन के अंदर मिस्टर एक्स chief of financial officer of the company opinion that the return on investment are of the company is not having direct or indirect effect on the intrinsic value of share under Gordon। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर यानी P0 पर कह रहे हैं आर का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं होता। तो मुझे एक बात बताइए, P0 के फॉर्मूले में जो हम जी निकालते हैं वो बी इंटू आर से निकालते हैं, इसका मतलब आर का इफेक्ट इस जी पर पड़ता है, और इस जी पर पड़ता है तो इस P0 पे भी पड़ा। तो जो हमारे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं उनकी जो ओपिनियन है वो रॉन्ग है यहाँ पर। तो यहाँ पर रिटर्न का ग्रोथ पे इफेक्ट होता है, इसीलिए जो ओपिनियन है हमारे ऑफिसर साहब का वो गलत है। इसके बाद में आरटीपी के अंदर थ्योरी वाले क्वेश्चन है, तो एक बार एग्जाम में आरटीपी जरूर देख के जानी चाहिए, देख के जाइएगा। जितनी भी एरर्स थी वो मैंने बता दी हैं। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।